तो क्लास 10th के छात्रों 2023 के एग्जाम को हम लोग इस बार बहुत अच्छे से निभाने वाले हैं और करने वाले हैं। तो मैं उस 2023 के पावन एग्ज़ाम में मैं आपका एग्ज़ाम क्या होता है, बच्चों के लिए एक पवित्र त्यौहार होता है, तो उसको हम निभाने आए हैं आपके साथ में मिलकर। और आपको हम बिल्कुल आपके साथ मिलकर चलेंगे और मैं आपके साथ बिल्कुल लगा हुआ हूँ। हर दिन आपको कुछ ना कुछ वीडियो अपलोड करते जा रहा हूँ और आप मुझे अच्छा भी लग रहा है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और सब्सक्राइबर भी धीरे धीरे अपना फैमिली जो है अपना सदस्य बढ़ते जा रहा है। तो बस आपका सपोर्ट थोड़ा चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही प्यार बनाइए रखिए और जहाँ तक आपकी पहुँच है वहाँ तक कोशिश कीजिए, थोड़ा थोड़ा कोशिश कर देंगे आप तो मेरे लिए बहुत हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन फटाफट। अब हम जल्दी जल्दी लपेटेंगे, सोचते हैं कि मैं थोड़ा ज़्यादा वीडियो जल्दी कर दूं, लेकिन क्या है कि आपका पूरा वीडियो को पूरा तोड़ फोड़ के उसको पूरा समझाने के चक्कर में थोड़ा समय लग जाता है। तो कोई बात नहीं, लगने दीजिए, बच्चे को समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पढ़ते बहुत कुछ है, समझ में कुछ ना है तो उससे कोई बेनिफिट भी आपको होने वाला नहीं है। चलिए सवाल क्या पूछा जा रहा है, पहले ही आएगा व्याकरण का सवाल। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? मैं थोड़ा इसको इधर कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध मतलब पहले आप अनुमान लगाइए, सी भी तो नहीं शुद्ध लग रहा है। मधुर, हिंदू, सौहार्द, पहले आप गेस कीजिए आपका इनमें से आंसर क्या है। तो चलिए आपका डाउट आएगा कि आपको देखने का पहले आप देखें तो पूरा कन्फ्यूजन होगा, आप सोचेंगे हिंदू सही है। मधुर तो देखिए ए और सी तो बिल्कुल गलत है, इसमें आप जाइए मत। आपको बी और डी के साथ जाना है तो आप बिल्कुल डी के साथ जाइएगा। देखिए क्यों, मैं आपको पूरा इसका एक्सप्लेनेशन दिखा रहा हूँ, कभी टाइपिंग करके देखिएगा। हिंदू ऐसा आएगा और सौहार्द ऐसा होता है, ठीक है ना। लेकिन इसी को हिंदुस्तान लिखेंगे तो ये हर्षुकार से हो जाएगा फिलहाल, और ये सौहार्दपूर्ण है। तो अपना डी क्या बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट, पहले पढ़ लीजिए। पूछा है विवाह शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? जल्दी जल्दी कीजिए तो फटाफट। विवाह शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? पहले आप आंसर करेंगे फिर उसके बाद मैं करूंगा। चलिए तो विवाह, इसको बोल के देखिए तो, विवाह हो रही है कि विवाह हो गया, कि विवाह संपन्न हुई कि विवाह संपन्न हो गया, विवाह संपन्न हुआ कि विवाह संपन्न हुई, इनमें से चेक कीजिए। तो चलिए इसमें तो दे रहा है कि ये क्या है, यहाँ पर तो आपको ऑप्शन बी दिया गया है पुलिंग। लेकिन मैं एक सलाह कर देता हूँ आपको, मैं बड़े भाई होने के नाते, कि जब भी ग्रामर के क्वेश्चन है थोड़ा सा भी आपको डाउट लगता है तो आप उसको क्या कीजिएगा, आप खोलिएगा अपना ग्रामर का किताब, जो भी आपके पास किताब हो, और उसमें जाइएगा लिंक लेने वाले चैप्टर में, वहाँ से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ तो वर्तमान काल हो गया, तो 3 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 3 का ए हो गया। चलिए यहाँ पर डी था, यहाँ पर क्या है पुल्लिंग, और यहाँ पर क्या है वर्तमान काल। लंबोदर सम कौन समास है? देखिए लंबा हो उधर जिसका, ये क्या है बहुब्रीहि समास हो गया। पेन लगा हुआ है, इसको हटा लीजिए थोड़ा सा। चलिए ये क्या हो गया बहुब्रीहि समास। महिला का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखिए सुविता, नारी हो जाएगा, नारी को ही महिला बोलते हैं। एरी शब्द का विलोम क्या होगा? एरी चोटी, मतलब एरी चोटी के जोर लगा दिए हैं, एरी चोटी। अक्ल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का अर्थ है होशियार समझना, एक ही सहारा, अन्य बुद्धि भ्रष्ट होना। तो न्याय, एक ही सहारा, होशियार समझना, और बुद्धि भ्रष्ट होना हो जाएगा। लिखावट शब्द है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इनमें से बताइए क्या होगा। 8 का आंसर बताइए फटाफट। तो देखिए जब भी लिंग मिलेगा तो इसको पहले वाक्य में बोल के देखिएगा, आपकी लिखावट अच्छा है या आपकी लिखावट अच्छी है, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो श्रीमती होता है, श्रीमती सी हो जाएगा। शुद्ध शब्द है, गुणी नहीं, सही नहीं है। पति भी सही नहीं है। तत्कालिक और प्रमाणिक, सी और डी में से बताइए 10 का। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, प्रमाणिक, प्रामाणिक, तत्कालिक। तो यहाँ देखिए तत्कालिक आपका सही हो जाएगा, प्रमाणिक क्या है? गलत है, प्रमाणिक होने चाहिए, प्रामाणिक दे दिया है पर तत्कालिक सही है, तत्कालिक, तत्कालिक सही है, तत्कालिक ये सही है बिल्कुल, तत्कालिक बिल्कुल 100% सही है, सी सही हो जाएगा, डी गलत है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर, ओ नहीं, शायद आपको नहीं दिखा, सॉरी मैं भूल गया था। चलिए लिखावट क्या है? स्त्रीलिंग है। श्रीमती का, श्रीमान का श्रीमती, शुद्ध शब्द क्या है? तत्कालिक। चलिए आपको 10 आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, मैं भूल गया था, स्क्रीन पे मैं ध्यान नहीं दे रहा था रिकॉर्डिंग में।
तो जब कैमरा छोटा पड़ता है तो छूट जाता है। उस दिन में ऐसा मिस्टेक हो चुका था। चलिए अब इसको ध्यान में रखूँगा यहाँ से। चलिए 11 नंबर क्या है, दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे, आलोचक भी थे, उपन्यासकार थे, और आज हम लोगों ने आज ही कल इसको जस्ट पढ़ा हुआ है। तो जो विद्यार्थी मेरे पढ़े हैं कमेंट, अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए, और जो नए छात्र हैं अपने पहले से पढ़ रखा है तो जल्दी से कमेंट कीजिए। पहले आप कमेंट करेंगे क्वेश्चन का नंबर लिख के, 11 का आंसर क्या होगा। तो चलिए हर बार की तरह कुछ बच्चे का, एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे कुछ मतलब पॉजिटिव टाइप का मतलब कमेंट करते हैं, अच्छी सोच वाला। देखिए ये इनका जन्म अब बिल्कुल पढ़ लीजिए, मैं यहाँ से आपको वीडियो इसलिए लाता हूँ कि पढ़ लीजिएगा। इसका तो आंसर मैं आपको दिखाऊंगा ही। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, दिनकर जी जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार भी थे। क्या थे? गद्यकार भी थे। तो आंसर आपका, तो अब कोई गलती कर देगा, दुनिया में कोई पैदा होगा जो आपके क्वेश्चन का आंसर गलत कर दे, क्योंकि अपने से बुक से खोजा है, वेरीफाई करके टिक आउट किया है, और आपका रिवीजन भी हो रहा है साथ साथ में। चलिए, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा गया है? आज ये हमने पढ़ा था, जापान को कहा गया था, जहाँ पर अमेरिका ने उस पर जापान के हिरोशिमा, चैप्टर का नाम ही है हिरोशिमा। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह है थी? तो राइफिल की तरह। किसकी थी? राइफिल की तरह थी। कवयित्री अभी तक अभी हमारे चैप्टर, अभी हमारे 2 ही चैप्टर बच गया है, ये अनामिका, अच्छा 3 सारे चैप्टर बच गया है, और जिसको हम लोग कल ख़त्म कर लेंगे। कल तो संडे है, सोमवार को शायद निपटा लेंगे तो काम अपना हो जाएगा पूरा पूरा। एक अपना बच गया है, आज हमने क्या पढ़ लिया था, थोड़ा आपको मैं याद दिलाता हूँ। हाँ, एक वृक्ष की हत्या हमने पढ़ लिया है। अब बच गया इसके आगे वाला चैप्टर, हमारी नींद भी हो चुका है आज। अब बच गया है अक्षर अनामिका का, जो 2 चैप्टर बच गया, अक्षर का ज्ञान, और एक लौट कर फिर आऊँगा, जीवनानंद दास का 2 और पोएम बच गया है। फिर उसके बाद हम लोग का कोई वर्णिका फिनिश है। ये फिनिश अब जो क्वेश्चन छूटने लायक है नहीं। ऐसे बच्चों ने अपने खुद से पढ़ लिया है, नोट्स उनको बहुत पहले मैं प्रोवाइड कर दिया था, मैं खुद से एक्सप्लेन करके नहीं पढ़ाया था क्लास में। चलिए अब क्वेश्चन नहीं देखिए, उसी अनामिका का, कवयित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटता है? खरगोश, क, घड़ा, गमला। तो जब इसको कल ही हम थोड़ा पढ़ने वाले हैं, तभी तो चलिए कल परसों तो पढ़ेंगे, चौखट में क्या नहीं अटता है। तो देखिए पहला ही लाइन कविता में जब पढ़ेंगे तो लिखा गया है, चौखट में नहीं अटता बेटे का क। क्या नहीं अटता है? क। कबूतर के तरह फुदक जाता है जरा सा, पंक्ति से उतर जाता है ख, उसका ख। पंक्ति से क्या उतर जाता है? ख। ये दोनों क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में। ये भी क्वेश्चन पूछता है, खलिश बेचैनी किसकी है? तो खरगोश की। किसकी? खरगोश की। बहुत मस्त कविता, देखिए ना कितनी छोटी सी कविता है। ये तो आप लोगों को बिल्कुल टाइम पास करने के लिए पढ़ना चाहिए, नंबर भी आपको देके जाएंगे। खासकर आपको यह ध्यान रखना है जीवनी में, राइटर की जो जीवनी है वहाँ से आपको बिल्कुल खिलवाड़ नहीं करना है, पूरी गहराई में जाकर पढ़ना है उसको। तो चलिए, अब कोई है क्या कोई आपके आंसर गलत कर दे? दुनिया में कोई भी नहीं काटेगा गलत, क्योंकि अपने बल पे उसको आंसर खोजा है। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य बन गया था? ये वर्णिका का चैप्टर है, तो इसका आंसर हो जाएगा अगहन का। क्या है? अगहन का महीना जो था उनके लिए बिल्कुल आराध्य पूजा की तरह बन गया था। चलिए, तो अब क्वेश्चन मेरा का बच गया, तो ये इसका भी चलिए आपको दिखा दूं क्या? 1 सेकंड रुकिए, दिखा ही देते हूँ। देखिए पूरे बच्चे को 100% मैं सॉल्यूशन देता हूँ, जैसे मैथ में समझाते हैं बिल्कुल आपको बना के वीडियो, तो यहाँ भी मैं समझो कि हिंदी को भी मैथ की तरह समझा रहा हूँ आपको। देखिए इसलिए संभव है कि वह ठीक हो जाए, तभी से अगहन का महीना माँ जी के लिए आराध्य देव बन गया। क्या बन गया? आराध्य देव। कौन सा महीना? अगहन का महीना। अब किसी से गलती कटवा के देख लीजिए, तो बिल्कुल आप मेरे सॉल्यूशन पे शक नहीं कीजिएगा, मेरे नहीं, अपने सॉल्यूशन पे। ये आपका सॉल्यूशन है, आप और हम मिलकर इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हम दोनों का हुआ, सिर्फ मेरा ही नहीं है, क्योंकि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तभी मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। तो अब हम दोनों का ये मेहनत है, और हम दोनों का मेहनत क्या है? पूरा बिल्कुल 100% क्या है? सही है। चलिए अब क्या है, माँ जी के लिए आराध्य देव मतलब पूजा का देव बन गया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि पंडित ने बोल दिया था, शास्त्री जी ने, ज्योतिष ने, कि इस महीने में आपको ये आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, पूजा पाठ करेंगी तो उनके लिए महीना, अगहन का महीना बहुत उनके लिए खास हो गया था। पापती किस पर लेटी हुई थी? चौकी पर, खटिया पर, स्ट्रेचर पर, पलंग पर। ये भी जो क्वेश्चन है इसके आगे वाला नगर चैप्टर का कहानी कहा ये। तो जब वो हॉस्पिटल गई थी तो उसको स्ट्रेचर पर लेटा कर रखा गया था, और उसकी माँ भटक रही थी, रूम जल्दी मिल नहीं रहा था, बहुत परेशानी थी, थोड़ा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, बहुत तकलीफ हुआ। मतलब दिल झकझोर देने वाली मतलब कहानी है इसमें, वर्णिका में।
मैं कहता हूँ बच्चे पढ़ते क्यों नहीं हैं, आप क्लास 10th में है चाहे किसी क्लास में है, कितना अच्छा प्यारा आपका सिलेबस बनाया गया है। जब भी दिल नहीं लगता है तो थोड़ा वर्णिका पढ़ लीजिए, हिंदी पढ़ लीजिए, कविता पढ़ लीजिए, कहानी पढ़ लीजिए, संस्कृत पढ़ लीजिए, कितना मस्त मस्त आपका सिलेबस है। जब भी आप सिर्फ मैथ साइंस के पीछे इतने भागते क्यों हैं? चलिए अगला सवाल है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किससे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? ये किसे महसूस होने लगा? धरती कब तक घूमेगी चैप्टर में किसे महसूस हो गया था कि आकाश अनंत नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीता को। चलिए एक बार थोड़ा इसका भी आंसर हम चेक कर लेते हैं पहले, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर कितना है अपना? क्वेश्चन नंबर 17 है। तो 17 का इसमें चलिए डी तो दिया है, लेकिन मैं इसको बुक से भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैं आपके लिए पूरा मेहनत करने वाला हूँ कि मेरे बच्चे का एक भी नंबर बोर्ड में मिस्टेक ना हो। देखिए सवाल है, सीता को महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। किसको महसूस होने लगा? सीता को। जब पेज नंबर 41 में जाएंगे तो ये मिल जाए। अभी मेरे साथ इसको हाईलाइट करते चलिए। मैंने देखिए हाईलाइट कर दिया पेन से। हाईलाइटर क्या है मेरा खत्म हो चुका है, इसीलिए भी थोड़ा पेंसिल से हम लोग काम चला रहे हैं। तो चलिए जितना हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं बिल्कुल सही। सीता के कितने लड़के थे ये तो बता सकते हैं बिल्कुल। 3, 4, 5, 6 अगर चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो सीता को कितने लड़के थे? मैं अगर दिखा दूँ इसमें थोड़ा पढ़ के आपको। देखिए यहाँ पर जब पढ़ेंगे ना तो इस कहानी में आपने पढ़ा होगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैं, हाँ चलिए आपको दिख रहा है, देखिए दिख रहा है ना? हाँ चलिए आगे रिकॉर्डिंग में। एक माँ 3 बेटे 2 वक्त की रोटी। बहुत मतलब सच में कहानी कितनी ज़बरदस्त है। इसको पढ़ने पर ऐसा फील होता है कि सच में ऐसा दुनिया में होता है क्या? तो होता है ऐसा। आपने भी देखा होगा घर में जब बहुत सारे घर में क्या है, माँ जब बूढ़ी हो जाती हैं तो उस घर में उन माँ का हश्र क्या होता है। तो बिल्कुल सीता का मतलब अब जो कहानी का मतलब शीर्षक पढ़ेंगे तो जो सीता का हश्र हो रहा है, क्या मतलब क्या उस लास्ट में बेचारी वो घर छोड़ के चली जाती है। वो उस दिन उसको लगता है कि आज आकाश अनंत नहीं है, चलने के लिए मुझे बहुत कुछ, एकदम चलती जा रही है, भागती जा रही है। और उसके बाद तो कहानी खत्म हुआ था। मेरे तो मतलब दिल भर आते हैं, आंखों में आंसू ऐसे नम हो जाते हैं जब बच्चे को पढ़ाता हूँ। फिर भी कैसे मतलब पढ़ाता हूँ फीलिंग कि बच्चे को फीलिंग ना आता है, लेकिन अंदर से फीलिंग आती है कि कहीं ना कहीं ये चैप्टर पूरा दिल को छू जाती है। कोई भी चैप्टर में पढ़ता हूँ तो चाहे वो कोई भी क्लास का हो। ऐसे तो मैं मैथ भी सब साइंस भी हम लोग पढ़ते हैं तो पूरे गहराई में जाकर पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी ये तो हिस्टोरिकल मतलब जो कहानियाँ हैं संगीत है, इसमें तो बिल्कुल सीधे सीधे इसमें तो इमोशन ही इमोशन होता है। साइंस में तो खैर कुछ होता नहीं। तो ये आपका आंसर बिल्कुल क्या सही है, सीता के 3 लड़के थे। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? चलिए ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, पहले इसका आंसर बताता हूँ। 19 का क्या होगा? सी होगा, लेकिन इसका आंसर आप ढूंढ के बताइएगा हमको, और हमको बस जरूर कमेंट में लिखिएगा कि तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है। तो कल्ड विल की है, लेकिन आपने किस चैप्टर में इसको पढ़ा है, और पेज नंबर जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा, किताब की हमको भी पता चले आप कितना गहराई से जाकर कोई भी किताब पढ़ते हैं। चलिए भ का उच्चारण स्थान क्या होगा? प फ ब भ म, ये पूरे के पूरे ओष्ठ होते हैं। दंत में आते हैं, चचा तालु में आता है, तथा दंत में, और ट ठ ड ढ ये मूर्धा में आता है। ठीक है, तो इसका तो आंसर ये हो गया। अब सवाल अपना क्या है, जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? बहुत ज़बरदस्त चैप्टर ये रचना है। आप तो जब मेरे से पढ़ेंगे ना तो तब पूरे चैप्टर में रिवीजन करा दूंगा, आपको मैं कुछ भूलना ही नहीं दूंगा। देखिए हाईलाइट मिला कहीं पर, जिंदगी और जोक मिला आपको? तो देखिए पहले तो अमरकांत है ये। चलिए इसी पेज में आप आएंगे नीचे नीचे, तो देखिए मैंने क्या हाईलाइट किया है, मित्र मिलन, मौत का नगर भी अच्छा इनकी मित्र रचना है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। और देश के लोग, ये क्या है? देश के लोग, कुहासा, और जिंदगी और जोक, ये सब क्या है? आदि उनकी कहानी संग्रह था ये। तो जिंदगी और ये अमरकांत का है। और पढ़ लीजिए पूरा पूरा, थोड़ा जब इतना पढ़ ले तो थोड़ा सा पढ़ने में क्या हर्ज है। बस अमरकांत बहादुर चैप्टर के क्या है, ये राइटर है। आइए गया, बहादुर को लेकर कौन आया था? लेखक का भाई, लेखक का साला, लेखक का बहन, लेखक की बहन, और लेखक की चाचा। कौन आए थे भाई? तो लेखक के साले आए थे। कौन आए थे? लेखक के साले। अब है कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या है? उचना सानी, उचगांव सानी, उचका गांव सैनी, और ऊंचा गांव सैनी। 23 के आंसर बताइए। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, उचगांव सानी। ठीक है ना, उचगांव सानी। कौन सा चैप्टर कहिए? आपसे पूछा गया रामविलास शर्मा। तो आप पहले हमको ये बताएंगे, आपसे एक सवाल है मेरा कि रामविलास शर्मा किस चैप्टर के राइटर हैं? तो आपका आंसर होगा परंपरा का मूल्यांकन।
तो मैं थोड़ा आपको दिखा दूँ। ये पेज नंबर आपको शायद 55 में आएगा। देखिए ये रहा। तो उनके गांव का क्या नाम है, छोटे से गांव के थे जो था उच्च गांव सानी। ठीक है, एक नज़र इन पर भी डाल लीजिए, जब आ ही गए हैं तो क्यों छोड़ना इनको भी। ऐसे क्या आपका पूरा रिवीजन हो रहा है, मैं बार बार दिखा रहा हूँ हर जब जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए उनकी कुछ रचनाएं हैं, बहुत इसको ध्यान से पढ़िएगा। भारतेंद्र चंद्र, प्रेमकांत, सब आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। नंबर ही होता है हिंदी में। अगर आपने 95 प्लस पार कर गए तो बस बल्ले बल्ले, फिर क्या सोचना, फिर अब तो बहुत अपने गांव टॉपर, स्कूल टॉपर तो बनेंगे ही बनेंगे। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज हैं? बनारस घराने के, डुमराव घराने के, लखनऊ घराने के, जयपुर घराने के। लखनऊ घराने के थे। और इनके रिलेशन वाले क्या थे, नेपाल से थे। भौतिकवाद का अर्थ भाग्य नहीं, किस निबंध की पंक्ति है? भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं, ये किस में है? नगरी लिपि में, परंपरा का मूल्यांकन में। चलिए, और नाखून के बढ़ते, इसमें तो मुझे नहीं लगता है होगा। और इस सी और डी छोड़ दीजिए, ए और बी में गेस कीजिए। चलिए बिल्कुल सही आपका सोच है। 25 का बी हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये तो इसका हो गया, लखनऊ घराने के थे, इसका ये हो गया। चलिए, बिरजू महाराज का संबंध है तबला वादन से, संतूर वादन से, बांसुरी वादन से, इनमें से कोई नहीं। 26 का आंसर कीजिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो जो बिरजू महाराज थे इनमें से कुछ था ही, मतलब जो भी इसमें ऑप्शन दिया है इसका नहीं थे। तो मेरा सवाल आपसे है कि तो थे क्या वो? तो देखिए इनके बारे में आप खोज के बताइएगा हमको। फिलहाल कुछ मैं आपको हिंट्स दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, वो किस घराने के थे? तो क्या थे? लखनऊ घराने के वंशज थे। और वो देखिए क्या थे, वो कलाकार थे। और ये इन कथक, देखिए यहाँ पर इनके चित्र में दिखा रहा है कि डांसर थे, कथक डांसर थे ये। तो यहाँ पर लिखा गया, देखिए कथक के ललित कवि थे ये। कथक के क्या थे? ललित कवि थे। तो जो ऑप्शन उसमें दिया है तो उसमें तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं। कथक वाला कोई चर्चा नहीं किया, तबला तो बिल्कुल नहीं थे वो, बांसुरी से कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको। ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होता? कथक होता तो उसको उल्टी करते हैं। निम्न में निश्चय शब्द का विलोम लिखिए। निश्चय क्या क्या हो जाएगा? निश्चय मतलब होता है फिक्स, तो इसका उल्टा क्या? तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? निश्चय क्या हो जाएगा? अनिश्चय। क्या हो जाएगा? अनिश्चय। वास्तविक शब्द में प्रत्यय क्या? प्रत्यय मतलब हम लास्ट में लगता है वास्तव जो इक, इक कौन सा इक? हर्षिकार वाला इक, ये डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दोबारा पूछा गया ये। चलिए हो गया। रुचि शब्द का विशेषण क्या होगा? रुचिकार, रुचि, रुचना, ये रुचिकर, रुचिकर तो और रुचि, तो रुचि का विशेषण हो जाएगा। जैसे दिन का दैनिक होता है, रुचि का रुचिकर हो जाएगा। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? महाशयी, महासिनी, महाशया, महाशयी, सी। तो इसका क्या हो जाएगा? महाशया। जैसे छात्र का छात्र। दुर्गंध का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुह दुर्गंध। ये मेरे क्वेश्चन में, मेरे संधि के वीडियो में इसको आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा। चलिए, अंग का उच्चारण संदेह, क ख ग घ अंग, ये सारे के सारे कंठ हैं। लोहा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है कि इनमें से कोई नहीं? 33 का आंसर कीजिए। देखिए जितने मटेरियल नाउन है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, उसमें खाली सिर्फ चांदी को छोड़कर सारे के सारे पुल्लिंग है। सिर्फ चांदी क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी सब जैसे सोना हो गया पुल्लिंग, दही पुल्लिंग, दूध पुल्लिंग। ठीक है। चलिए, कलम शब्द का कौन संज्ञा है? कलम, कलम देखिए एक जाति है, व्यक्ति तो है नहीं, समूह है नहीं, भाव है नहीं। कलम एक जाति का नाम है। हाँ, उसमें अगर नाम हो जाता है, जैसे बोलते अग्नि कलम या कोई नटराज कलम, कोई कंपनी का नाम बताते तो जाके व्यक्तिवाचक हो जाता। तो 34 का ये हो जाएगा। अपने देखिए कितने आराम से और कितने शुद्ध शुद्ध क्वेश्चन का आंसर आपने किया। और आपका पूरा चैप्टर भी बीच बीच में रिवीजन हो रहा है, कभी कभी राइटर का पूरा जीवनी पढ़ने को मौका मिल रहा है। तो ऐसा आपको कोई ऑब्जेक्टिव नहीं कराने वाला है, पूरे यूट्यूब पर देख लीजिएगा। मैं सबका पढ़ाई दिखाऊँ तरीका, मेरे ऐसा तरीका आपको पहली बार ऐसा मिल रहा होगा। अरे आपको पसंद आता हो तो बिल्कुल इसको आगे शेयर कीजिएगा, ये आपका फर्ज बनता है कि आपके लिए कोई इतना मेहनत कर रहा है तो अभी थोड़ा सा अपने तरफ से फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए कम से कम आपको। नाच न जाने आंगन टेढ़ा का मतलब क्या होता है? पीछे न जोड़ना, हानि पहुंचाना, काम न जानना, बहाना बनना। बिल्कुल सही है। गुण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? गुण का विलोम दाता, कृपण, दोष। तो गुण दोष होता है ना, गुण दोष। प्रत्येक में कौन समास है? तो यथा प्रति बेभर, अव्ययीभाव समास। यथा प्रति बेभर, कोई शब्द यथा से चालू हो, प्रति से चालू हो, बे से चालू हो, भर से चालू हो, समझ लीजिएगा वो क्या है? अव्ययीभाव समास है।
इसका तो भाई कारक चिन्ह छिपा होता है, इसमें तो भाई द्वंद्व में क्या होता है, बीच में माइनस होता है और दीर्घों में संख्या होता है। राम खाता होगा, कौन काल है, भूतकाल भविष्यकाल, खाता होगा, गागेगी है तो भूतकाल में चल जाएगा, ये भविष्यकाल में चल जाएगा। पहले एक बार तो देख लेता हूँ इसमें क्या दे रहा है, 38 का दिया है, 38 है ना अपना, 38 का बी दिया है, संगठित वर्तमान काल, राम खाता होगा, आशंका तो है इसमें, मैं इसमें थोड़ा डाउट में हूँ इस क्वेश्चन को लेकर। राम ने खाया होगा, राम ने खाएगा, वो जाएगा, तो ये तो भविष्य होता है, सही हो सकता है जो दिया इसके साथ। अभी मैं टारगेट का जो अभी तक देखिए जितने क्वेश्चन दिया सबका आंसर सही दिया है, तो मैं इसके हिसाब से चल रहा हूँ कि इसका आंसर सही होगा। फिर भी आप इसको ग्रामर में चेक कर लेंगे। आप मैं हिंदी ग्रामर के लिए थोड़ा श्योर रहता हूँ कि थोड़ा कम पढ़ाया हूँ बच्चे को और खुद कम उसका भी अभ्यास किया हूँ, थोड़ा मुझे डाउट रहता है, तो जहाँ मैं आपको बता दूंगा, जहाँ मैं कंफर्म हूँगा वहाँ आपको क्लियर बताना चाहूँगा। इससे मुझे जहाँ पूरा कंफर्मेशन पता है वो मैं आपको बिल्कुल कुछ डाउट नहीं बताऊँगा, जहाँ मुझे शक होगा वहाँ पर आपको मैं थोड़ा इंडिकेट कर दूंगा, आप थोड़ा उसको देख लीजिएगा, ये आपका थोड़ा ड्यूटी बनेगा मेरे प्रति। सभा शब्द कौन संज्ञा है, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, भाव, भाव है नहीं, व्यक्ति है नहीं, अब जाति तो है नहीं, तो ये समूहवाचक है। आग शब्द क्या है, देखिए अग्नि होता तो तत्सम होता, आग है तो क्या है, तद्भव हो जाएगा। यहाँ पे मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ। मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, तो पोता के लिए ले जा रही थी। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य का बाढ़ सूखा से प्रभावित दिखाया गया है, ढहते विश्वास जो है ये उड़ीसा का चैप्टर है। चलिए यहाँ तक हो गया, ज़्यादा ही हो गया थोड़ा इधर, हाँ ये रहा, उड़ीसा का था। पहले दिन पापत्ती को क्या था, तो उसको बुखार था भाई। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है, पठार के नीचे, पहाड़ के नीचे, टीले के नीचे, शायद टीले के नीचे था, हमने अभी आज से 8-10 दिन पहले पढ़ा था। बी 44 का बी हो जाना चाहिए, थोड़ा देख लेते हैं क्या दिया है। 44 का बी कुछ थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, दिख रहा है, देखिए दिया है यहाँ पर, दिया ना 44 का बी। तो इसमें अभी तक मुझे अच्छा लगा, ये क्वेश्चन में अच्छा लग रहा है कि इसने अभी तक बच्चे को मतलब बहुत त्रुटि मुझे 1-2 देखा है, बाकी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसका सटीक आंसर मिला है। ये तो मैं पढ़े हुए अनुभव से बता रहा हूँ कि इसको मैंने पढ़ा है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। सीता ने अपने बेटे को कितने रुपए माहीवारी खर्च देने का निर्णय लिया। बहुत दुख होता है जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना आप, तो बच्चा ने सब बोल दिया कि माँ आप इतना इतना हम लोग कहे कि बार बार तीनों घर बारी बारी से खाती रहती हो, घूमती रहती हो, अच्छा नहीं लगता है, ये अपना महीना ले लो, महीने में इतना रुपया। तो याद रखिएगा बेटों ने उनको 50 रुपये देने का मतलब ये किया था, बहुत दुख हुआ था उस माँ को। तो मैंने सोचा कि इससे ज़्यादा जब, और कौन सा फ्री में मिलता है, काम करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, जितना होता है करती हूँ, बच्चे खिलाती हूँ, इससे अच्छा कि मैं ये कर लूँगी, कहीं कहीं और मजदूरी कर लूँगी, उसके बाद यही सोचकर घर से चली जाती है। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन वाक्य का उदाहरण है, किस वाक्य का उदाहरण है, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये क्या है, सरल वाक्य में आएगा। संतू मछली लेकर क्यों भागा, संतू मछली लेकर क्यों भागा, कुएं में डालने के लिए, बेचने के लिए, पकाने के लिए, काटने के लिए, तो कुएं में डालने के लिए ले गया था, ये बिल्कुल सही होगा। 47 का देख लेते हैं आंसर, 47 ये दिया है, बिल्कुल सही है। चलिए, एक वृक्ष की हत्या कविता किस संग्रह से ली गई, आज हमने इसको पढ़ा, मजा आ गया था, ये हम लोग को याद हो गया है। दुष्चक्र में सृष्टा, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, आज हमने जस्ट इसको आज ही हमने इस चैप्टर को पढ़ा है। एक दिन में हम लोग 3-3 कविता के चैप्टर को निपटाए थे। तो चैप्टर कौन सा है ये, एक वृक्ष की हत्या, हम बुढ़ा चौकीदार। देखिए यहाँ पे लिखा गया होगा, लास्ट में भी लिखा गया होगा, ना 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 ना, इन दिनों से, सॉरी, ये बहुत बार मिस्टेक हो गया हमसे, ये इन दिनों से लिया गया है। देखिए हाँ, देखिए इन पर उनको क्या मिला है, इस पर उनको पुरस्कार मिला था, मैं दिखा रहा हूँ आपको। चलिए ठीक होगा, मैंने किताब खोल दिया, नहीं तो गलती हो जाती है। तो जो बियर, ये कविता जो है लिखा है, ये कविता जो है इन दिनों से संकलित है, कहाँ संकलित है, इन दिनों से। और क्या चैप्टर है, एक वृक्ष की हत्या कविता किस संग्रह संकलित है, तो इन दिनों से है, ये तो गलत होगा,
इसको मिटाने दीजिए हमको। हाँ, इस पर क्या मिला है हमको, अवार्ड मिला है, पुरस्कार मिला है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि वो भी क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है। चलिए ठीक है, मिट गया, इसलिए पेंसिल का इस्तेमाल किया था। अब देखिए इस पर क्या है, यहाँ मिलेगा आपको देखिए मिस्टेक क्या हो रहा था, जो ये मैं बता रहा था ना, दुष्ट चक्र में सृष्टा, ये जो है ये इनका है, वीरेन डंगवाल का था, वीरेन डंगवाल का है। और ये हमारी नींद जब पूछेगा क्वेश्चन, हमारी नींद शीर्षक किस कविता में कहाँ संकलन है, कहाँ संकलित किया गया है, तो इसको याद रखिएगा, दुष्ट चक्र में सृष्टा। तो ये किसका है, ये दुष्ट चक्र में सृष्टा किसका है, एक वृक्ष की हत्या का है। और ये इन दिनों किसकी है, जिसको पूछा गया है एक वृक्ष की हत्या। और मैं इसको बताता हूँ सदानीरा किसका है, आज हम लोग बच्चों ने पढ़ा था मिलकर, सदानीरा है इसके पहले वाला पाठ का, एक वृक्ष की हत्या का पहले पाठ कौन सा है, हिरोशिमा। देखिए अगर आपसे पूछे कि हिरोशिमा चैप्टर कहाँ संकलित है, हिरोशिमा चैप्टर कहाँ संकलित है, तो देखिए इसका मैं दिखा रहा हूँ, हिरोशिमा है, इनकी राइटर है। और यहाँ देखिए लिखा है लास्ट में कि जो हिरोशिमा कविता है ये उनके कविताओं के संग्रह सदानीरा से है। सदानीरा से आपने समझ लिया। और आपके बच गया वो ग्राम्या, तो ग्राम्या भी शायद हमने पढ़ लिया है, ग्राम्या भी हमने पढ़ लिया है। देखिए चारों ऑप्शन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। भारत माता पूछिए कहाँ संकलित है, तो याद रखिएगा भारत माता संग्रह ग्राम्या से संकलित है। देखिए ऐसा वीडियो को मिलेगा क्या, सारे ऑप्शन को मैं पूरा तोड़ फोड़ दे रहा हूँ। तो दूसरा चक्र अपने देख लिया, इन दिनों से क्या है, एक वृक्ष की, इसका आंसर है सदानीरा किससे है, ग्राम्या भी दिखा दिया आपको। अब मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है। बहुत बच्चे फंसते हैं, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है, तो ये बताइए पहले आप, फिर मैं आपको आंसर तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, ये मेरा ड्यूटी है कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना जाए। नदी के द्वीप किसकी रचना है, चलिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी। अब यहाँ से इनके फिगर देके पहचानिए कौन जी है ये, तो इनका नाम थोड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन ये हैं सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। कभी आपसे पूछ ले कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। तो ये किसका हो गया भाई, किसकी है ये नदी के द्वीप, ये सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय की है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबाग उठी, मिट्टी के सोने से ताज पहन इठलाती है, ये किस कविता की, तो भारत माता से होना चाहिए बिल्कुल, इसको तो शक नहीं होना चाहिए अपने आप को। फिर भी मिला लेता हूँ, 50 का हो गया, 50 का दिया है डी। अच्छा जनतंत्र का सही हो सकता है, सही, अभी तो गलत हो गया अपने, एक बार फिर से, ये दूसरा मेरा गलत हो रहा है। 50 का डी दिया है, मिला लेते हैं, सही होगा क्योंकि उसने अभी तक सारे आंसर सही दिया है। भारत माता नहीं जनतंत्र, दोनों चैप्टर एक जैसा थोड़ा भावार्थ है ना, इसलिए मैं थोड़ा फंस गया हूँ। हाँ जनतंत्र ही होगा, ठीक है, पहला ही लाइन पूछा गया जनतंत्र का ही है, बिल्कुल सही है, जिसे रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, यही है। पूछा है कि सदियों से ठंडी बुझी राग उठी मिट्टी की सोनता इठलाती है, खाली करो सिंहासन की जनता आ रही है, जनतंत्र आ रही है, उस चैप्टर का ही है, तो बिल्कुल सही है, ये जनतंत्र का जन्म, ये नहीं होगा। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन है जो थोड़ा कन्फ्यूज रहता है क्लास 10th के लिए, सुजान सागर और एक सुजान रसखान किसकी रचना है, तो दोनों को मैं थोड़ा आपको बिल्कुल दिखा देता हूँ कि दोनों में आप बिल्कुल फंसिएगा मत, क्योंकि एक में रसखान है और एक में घनानंद है। तो पहले मैं आपको दिखा ही देता हूँ। देखिए जो सुजान सागर पूछा है तो ये तो घनानंद की है, मैं बहुत बार बच्चों को बताऊँ, इसको याद रखिएगा आप, सुजान सागर किसकी रचना है, तो इनकी है, विरह लीला भी है, और ये इनके प्रमुख ग्रंथ है। अब पूछा भी सुजान सागर किन की रचना है, तो ये तो प्रेम घनानंद का हो गया, किसका घनानंद का। अब देखिए रसखान, ये पूछा है ना, एक और नाम है इसमें, एक सुजान रसखान पूछता है, सुजान रसखान किसकी रचना है, तो उसको भी मैं दिखा देता हूँ आपको, सुजान रसखान किसकी रचना है। देखिए यहाँ पर आ गया, दोनों नाम में सुजान, इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा बच करिएगा। देखिए सुजान सागर, सुजान क्या है ये सर, सुजान सागर दिख रहा है आपको, दिख रहा है 51 नंबर, सुजान सागर और सुजान रसखान, दोनों एक नाम है ना, तो बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज रहते हैं कभी कभी, तो मैंने इसका आपके लिए ऑपरेशन कर दिया पूरे क्वेश्चन का। ये सुजान रसखान पूछेगा तो इसमें रसखान का ही कहिएगा, क्योंकि सुजान में रसखान है तो रसखान ही है, और उसमें तो भाई घनानंद आ जाएंगे कब, जब सुजान सागर होगा, ठीक है। अति सुधो स्नेह कुमारक छंद के रचनाकार कौन है,
मतलब जो प्रेम का रास्ता है बहुत सीधा है। ये चैप्टर किसने लिखा है बताइए फटाफट। अपने कविता ढंग से पढ़ा होगा तो बता देंगे। तो ये घनानंद का ही होना चाहिए। हाँ, उन्हीं का है घनानंद का। 2 लिखे हैं वो। देखिए घनानंद का 2 चैप्टर है, 2 पंक्ति दोहा है उनका। एक है अति शुद्धो स्नेह को मार्ग और मो आंसू वानिही ले बरसे। ये घनानंद का ही है। किनका है? घनानंद का है। तो यहाँ भी आप जाएंगे घनानंद के पास में, इसका भी डी हो गया। 51-52 दोनों का राइटर घनानंद ही है। चलिए अब आते हैं हम लोग, थोड़ा मिस्टेक हो गया, रुक जाइए। चलिए अब दिख रहा है प्रॉपर। चलिए दिख रहा है। कहता प्रेम घन किस, अच्छा प्रेम घन से आ गया। तो प्रेम घन किस युग के प्रमुख कवि थे? पहले आप खुद से क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप। प्रेम घन का पहले पूरा नाम जान लीजिए, बद्री नारायण चौधरी है। और पहला ही लाइन पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, प्रेम घन भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि है। किसके? भारतेंदु युग के। क्योंकि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे उनको ये अपना आदर्श भी मानते हैं, और उन्हीं के युग के, जब उनका युग था भारतेंदु हरिश्चंद्र का, उनके युग प्रमुख कवि है। जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? क्या आपने इसको देखा है कभी, पढ़ा है कभी? बताइए। अभी मैंने आपको दिखाया था, इसीलिए पूरा आपको जीवनी ही दिखाता हूँ। क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ से देखिए, जब भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है तो क्वेश्चन साथ साथ पूछेगा एक ही चैप्टर से। जैसे कि प्रेम घन से क्वेश्चन अभी जस्ट गया, उन्हीं के नीचे एक और क्वेश्चन आ गया। ये बोर्ड में भी मैंने ऐसे देखा है, 2 क्वेश्चन साथ में पूछेगा डायरेक्ट उसी चैप्टर का। तो इसीलिए मैं दिखाई देता तो अच्छा ही करता हूँ। देखिए यहाँ पर है जीर्ण जनपद, थोड़ा और ऊपर आने दीजिए। देखिए आपने देखा हुआ उनका प्रसिद्ध नाटक है, और जीर्ण जनपद नामक उन्होंने काव्य लिखा था। ठीक है, बहुत कम है लेकिन, और थोड़ा सा जिनकी रचना है जीवनी जरूर पढ़ लीजिएगा। बस इतना ही पढ़ लेते हैं तो प्रेम घन से जो क्वेश्चन पूछेगा आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जो इनका चैप्टर ये है स्वदेशी, ये किससे संकलित है? तो प्रेम घन सर्वस्व से ही संकलित है, दोहा है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे आप। चलिए आपने क्या है, बिल्कुल सही आंसर कर लिया। ये स्वदेशी कविता का संकलित है। मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था, ग्राम्य से है। किससे है? ग्राम्य से है। नहीं ग्राम्य से नहीं था, ग्राम्य से वो था, सॉरी ये तो आगे ना, अभी तो जस्ट बताया फिर भूल गया। ये था ना प्रेम घन सर्वस्व से। चलिए मिला लीजिए, 55 का डी होना चाहिए। 55 का डी बिल्कुल दिया है, सही दिया है। क्वेश्चन बैंक ने सही काम किया है यहाँ पर, क्योंकि हमको जितना आंसर मिल रहा है अभी तक सब सही मिल रहा है, कहीं गलत नहीं मिला है। थोड़ा हम ही जल्दीबाजी में कुछ गलत कर रहे हैं। ग्राम्य मैंने अभी जस्ट 2 सेकंड पहले बताया, फिर मैं थोड़ा टिक गलत कर दिया। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ? इसको तो आप बिल्कुल करेंगे, ये आपकी काम है। 1900 में हुआ था, कब हुआ था बताइए? सुमित्रानंदन पंत। और राइट, ये भी बताइए किस चैप्टर को लेखक हैं। चलिए भारत माता जो है, और हाँ ये ग्राम्य जो भी टिक मना हूँ, ग्राम्य यहाँ से संकलित है भारत माता। तो ये देख लीजिए, उनका जन्म पूरा नहीं समय है। मैं पूरा जीवनी इसलिए दिखा रहा हूँ कि जरूर थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जीवनी से क्वेश्चन पूछे हैं। तो देखिए ग्राम्य, सौंदर्य शंकरा, इनके बहुत सारे रचना दिया है, युगान द्विगुणी, सब सारे इनकी रचनाएं को आप याद रखेंगे। ठीक है, और ये इससे संकलित है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेहनत कर रहे हैं इस टाइम पे भी। और इस टाइम में थोड़ा सा आराम, अब खाली आप दिल खुश के होकर पढ़िए। अब आपको टेंशन नहीं लेना है, आपने इतना मेहनत कर लिया, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो उनका 1900 में पूरा जन्म हुआ है। खेत शब्द क्या है? तत्सम के तद्भव है, बताइए तो फटाफट। अगर खेत है, क्षेत्र होता तो हम तद्भव कहते, तत्सम कहते, लेकिन इसको खेत है तो इसको कहेंगे हम लोग तद्भव। सत्य के लिए आग्रह के एक शब्द, तो सत्याग्रह। तो इसलिए सत्याग्रह लिखे कौन सही है? ये हो जाएगा ना सी, 58 का सी होना चाहिए। बिल्कुल सही है, सत्याग्रह हो जाएगा। तुम क्या खा रहे हो रेखांकित, इसमें कौन सर्वनाम है? तुम क्या खा रहे हो, इसमें कौन सर्वनाम है बताइए? अनिश्चय प्रश्न, तो प्रश्न होगा क्योंकि पूछा जा रहा है तुम क्या खा रहे हो। तो 61 का बी हो जाना चाहिए। 61 का बी बिल्कुल दिया है, क्योंकि इसमें प्रश्न तो पूछा जा रहा है कि तुम क्या खा रहे हो। चोर शब्द का विलोम क्या है? चोर का उल्टा क्या होगा? निर्दोष, अच्छा, साधु। साधु चोर बोलते हैं ना, साधु चोर। तो 62 का डी आना चाहिए। 62 का डी बिल्कुल सही है। साधु चोर, चोर पुलिस। भारत के प्रधानमंत्री किस पद का उदाहरण है? तो ये तो संज्ञा हो जाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री हैं।
तो 63 का ए बिल्कुल सही है, संज्ञा है। संगम समजुर्गम, मेरा फेवरेट है संधि, समजुर्गम संगम सी। निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? पहले बताइए क्या है शुद्ध वाक्य। थोड़ा तीनों के चारों का ऑप्शन पढ़िए, बताइए कि शुद्ध वाक्य कौन सा लग रहा है आपको। चलिए तो देखिए, तो 65 का बताइए क्या है, कौन सा वाक्य आपको सही लगा। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। श्री कृष्ण के अनेक नाम है। मगम्मा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। इसमें कोई चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा, तो दही ना बेचेगी। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? औलुल के आसपास किसी गांव, सत्तूर के, जलौन के, नगौर के पास किसी गांव। चलो 67 का आंसर पहले फटाफट कीजिए। चलिए बिल्कुल आप सही सही आंसर कर रहे हैं, ये हो जाएगा। वो औलूर के पास किसी गांव की थी। मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो ये क्या था, कन्नड़ का था ना, दही वाला मगम्मा कन्नड़ था। देख लेते हैं एक बार, कन्नड़ ही है। हाँ डी, क्योंकि चैप्टर बहुत दिन पहले पढ़े थे लेकिन आज भी याद है। मैं इस चैप्टर को एक बार पढ़ा हूँ अपनी लाइफ में, बहुत इतना बिजोर याद रहता है पूछिए मत। अभी पढ़ के देखिए ना, वर्णिका आपको पूरा याद हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? यहाँ तो अभी आपसे राइटर नाम पूछ लिया, तो एक पूछा हम पूरा देंगे 6, ये पूछा एक, हम आपको देंगे 5 का आंसर। लीजिए आपके स्क्रीन में पूरा इसका ऑपरेशन करके ला दिया हूँ। आप ये भी याद कर लीजिएगा कि देवल मगमा क्या है, कन्नड़ है। धरती विश्वास उड़िया, माँ गुजराती, नगर तमिल और धरती का घूमेगी राजस्थानी में है। राइटर का नाम इधर है। तो आपसे क्या पूछा है भाई, चैप्टर यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, धरती कब तक घूमेगी रचनाकार कौन है? धरती कब तक घूमेगी, तो कौन है? सावरदैया है। कौन है? सावरदैया। ऑप्शन डी में है। आपने इन सबको भी याद कर लिया। लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो सुजाता का पूरा नाम क्या है? एस रंगराजन। और इनका जन्म पूछा आपसे कब हुआ था, जो ये नगर चैप्टर के रचयिता हैं, बताइए फटाफट। पहले जल्दी से आपका काम है कीजिए आंसर, फिर मैं तो आपको दिखा ही रहा हूँ, उसका चिंता करना नहीं है। जन्म कब हुआ, मरण कब हुआ, सब हम देखेंगे। तो चलिए, इनका जन्म हुआ था 3 मई 1935 में। 3 मई 1935 में। यहाँ पे खाली 35 दिया है, आपको पूरा देख लीजिए। ये इनका जन्म डाटा यहाँ सामने खड़ा है, आपके सामने है। ठीक है, थोड़ा पढ़ लेना जरूरी है। अच्छा हाँ, सॉरी, क्वेश्चन का आंसर तो मिल ही गया आपका। आपसे ही ना पूछा था कि तुलनात्मक व्याकरण में लिखा है, तो किसके? बाप रे बाप, आपसे प्रश्न किया, हमको ही आंसर मिल गया। काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण। चलो इस क्वेश्चन को हम दिखा देते हैं, जब आंसर मिल गया तो फिर क्या बात है, मन खुश हो गया। किसका व्याकरण, सवाल क्या था देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन। तुलनात्मक व्याकरण तो बिल्कुल सही दिया है। अभी तो बोल रहा हूँ ना कि इस गाइड के हम लोग ब्रिलियंट, ये टारगेट वाला मेरे पास गाइड है, इस पर इसका जो मैं आपको थोड़ा इसका कवर दिखा रहा हूँ, देखिए ये वाला है, बिल्कुल इसमें सही दिया है। इसमें आप भरोसा कर सकते हैं इसके आंसर शीट पर। इसके ऑब्जेक्टिव वाला पर नहीं, इसका ऑब्जेक्टिव है बाप रे, उसमें गलत है, इस पर कर सकते हैं आप। चलिए, हमने किसने क्वेश्चन का आंसर कर लिया था? हमने कर लिया था। अब एक क्वेश्चन और बच गया था इधर। आम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? पशुन, द्रुम, खल, रसाल हो जाएगा शायद। बहुत दिन पहले पढ़ा था, थोड़ा मोड़ा याद आ रहा है। मैं ग्रामर बहुत कम पढ़ता हूँ, लेकिन कभी कभी पढ़ा हूँ तो थोड़ा कुछ याद रहता है, तो उसको मैं कंफर्म करता हूँ। डी बिल्कुल सही दिया है, हमको अभी तक याद है। चलिए, याद है, रसाल होता है क्योंकि रस होता है नाम में। देखिए, पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी शब्द, उसके समान, सिनोनिम्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, सिनोनिम्स। चलिए 72 पे आइए। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? अनाधिकार, गलत लग रहा है, अनाधिकार, अधिकार, अनाधिकार। ऑप्शन यही सही है भाई। बताइए तो 72 क्या होगा, तब तक मैं इसका आंसर देख लेता हूँ। चलिए बताइए 72 का। 72 का दिया है, इसमें तो दिया है बी, तो अब इसके अनधिकार, अनधिकार, अंधिकार, अनधिकार होता है लेकिन। तो 72 का थोड़ा देख लीजिएगा, इसमें तो मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि अनधिकार, अनधिकार होता है, अनधिकार, अंधिकार, ये तो अंधिकार हो गया। 72 का गलती क्या दे दिया है इसमें, 72 का बी दे दिया है। ठीक है, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ, ये डाउट में कहीं मिल जाएगा मुझे सही से तो मैं बता दूंगा आपको। अनाधिकार, लेकिन हम लोग वर्ड पढ़ते हैं कि अनाधिकार, जिस पर किसी का अधिकार ना हो। ऑप्शन ए लग रहा है मेरे ख्याल से। आ मरण में कौन उपसर्ग है? तो आ उपसर्ग है, क्योंकि इधर का उपसर्ग में ऐसा छाटिए, उधर जो छाटेंगे ना सार्थक होना चाहिए। तो मरण सब क्या है, सार्थक शब्द है। मरण में क्या लगा है? आ लगा है। मानव मुक्ति बोध के पुरोधा किसे कहा गया है भाई? तो ये भीमराव अम्बेडकर को कहा गया ना। भीमराव अम्बेडकर को मानव
मुक्ति के पुरोधा कहा गया है। 74 का सी तो होगा 74, 74 का सी, ये सही दिया है। 72 में गलत किया है खाली। चलिए 74 का सही दिया है आंसर, इसमें कहीं गलत नहीं है। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन तो भाई बार बार सेन साहब कहते हैं, बड़ा डिंग रहे थे, बाद में दांत तुड़वा लेता है बेटा इनका। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया बताइए? 76, तो 76 का हो जाएगा बी, मैक्स मूलर ने करवाया था। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? खगोल विज्ञान से, मानव। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार इसको पूछा गया है। 77 बताइए, VVI क्वेश्चन। चलिए VVI बोल दिया हूँ तो बोल दिया हूँ, ये हो जाएगा बी, मानव विज्ञान से। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो भाई मानव विज्ञान से। क्वेश्चन नंबर पर कितना था? 77 मिला लेते हैं, सही दिया है, सही दिया है। किस देश के लोग बड़े बड़े नख को पसंद करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? आपने पढ़ा होगा तो गर्दा उड़ा देंगे सवालों का। 78 का उड़ाइए फटाफट 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 फटाफट। तो गौड़ देश के लोग, गौड़ देश के लोग थे। सूर्य नामक पुस्तक किन की रचना है? सूर्य नामक किसकी रचना है? पहले बताइए आप फटाफट। 79 का, ये जो है गुणाकर मूल्य का है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। सूर्य नामक पूछा था ना, देखिए यहाँ पर सूर्य है, सूर्य, नक्षत्र लोक, सौर मंडल, ये सब है, सारी सारी एक बार पढ़ लीजिएगा थोड़ा इसको अच्छे से। थोड़ा क्लियर अब आ गया। अभी अपने पास बुक रखिएगा, ये तो उन लोग के लिए रिकॉर्डिंग करता हूँ जो कुछ आलसी बच्चे होते हैं उनके लिए। आप तो अच्छे भी रखती हैं तो आपके पास तो होगा ही होगा ये सब, बिना किताब कौन बैठता है। तो ये सूर्य नामक किसके पे? तो ये गुणाकर मूल्य का है। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं? नेवारी भाषाएं, तो नेवारी कौन सी भाषा? मुझे तो लगता है सारी भाषाएं इसमें ही लिखी जाती है, देवनागरी में लिखी जाती है। फिर भी मिला लेता हूँ, 80 का ए होना चाहिए, 80 का ए, यही तो है। खाली उर्दू फारसी को छोड़कर, कश्मीरी को छोड़कर दुनिया की सारी भाषाएं देवनागरी में ही लिखी जाती है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी, गरीबी, तो बेरोजगारी, इसमें क्या हो जाएगा? गरीबी। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी हो जाएगा। 81 ए, 81A सही है, बेरोजगारी। 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है। 20 के दांत क्या है? ये तो मैं उसी दिन बोला था ना कि आपको याद करना है, बिल्कुल ही पूछता है कि किसकी विद्या क्या है। देखिए आपसे पूछ लिया कि 20 के दांत क्या है भाई, तो क्या है? कहानी है। सर्वव्यंजन क्या है? निबंध है। ये तो आपको एकदम बिल्कुल बार बार दिखा रहा हूँ, कम से कम देख देख के तो बच्चे को याद होना चाहिए। और इसको चीट नहीं बोलते, अभी आप इसको पढ़ रहे हैं ना, तो ये नकल नहीं है। आपको कोई एग्जाम में सब कुछ लेकर नहीं जाना है, तो इसके लिए अभी करना है जो कर कीजिए, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, ये नकल नहीं कहलाएगा। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक का सोने से भारत सिक्का मिला? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। उस समय गवर्नर कौन थे? तो 83 का बताइए। आपने चैप्टर थोड़ा, अभी तो मैंने बच्चे को नहीं कोचिंग में नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन उन्होंने खुद से जरूर पढ़ा है। तो वारेन हसिंगटन थे। कौन थे? वारेन हसिंगटन, सी। अब देखिए, पुराने का मोह सवांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस पाठ में की है? और सब नए नए नहीं होते, सब पुराने नहीं, ये सभी वाक्य बोला गया था। तो इसका बताइए 84 का, तो 84 का इसमें दिया गया है ए। नाखून क्यों बढ़ते हैं में ऐसा बताया गया है। मछली किस प्रकार की कहानी है? मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक। तो 85 का देखिए इसमें क्या दिया, मैं पहले मिलाते हूँ, अभी तक मुझे आंसर गलत नहीं मिला, इसलिए थोड़ा सा मैं भरोसा कर रहा हूँ, जहाँ डाउट होता है मैं देख लेता हूँ। तो ये सामाजिक है। कैसी है? सामाजिक है। मेरा धर्म कैद खाने में का धर्म नहीं, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? बताइए। के कहले बाती, के कहले भाई? 86, 86 का बताइए। 86 का हो जाएगा, ये बात कहे थे शिक्षा और संस्कृति में, जो गांधी जी वाले चैप्टर है। लेखक अभिनयों के साथ लेकर गए थे, क्या लेकर गए थे? लेखक अभिनयों के साथ क्या लेकर गए थे? कुर्सी, पुस्तक, टाइपर और टेप्स, ठंडा। शायद बी हो जाना चाहिए। 87 का बी, 87 का बी, 87 का बी, 87 7 बी बिल्कुल सही दिया है। जहाँ भरोसा है वहाँ सही भी निकल जाता है, क्यों? थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का पढ़ा गया, याद है। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? मूर्ति पूजन के बिना, कर्मकांड के बिना, गुरु ज्ञान के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना। 88 का बताइए। 88, 88, तो ये गुरु ज्ञान के बिना, सी। सवैया और छंद से सिद्ध कवि कौन थे? रसखान, प्रेमघन,
और जीवनानंद, ये देखिए बी और डी तो बिल्कुल नहीं होगा। आप ए और सी में गैस कीजिए पहले फटाफट, ए और सी में गैस कीजिए। 89 का ए और सी में गैस कीजिए। अब आप कह रहे हैं ए तो बिल्कुल यही होगा। मैंने वो गेस करने के लिए बोला, आपने सही गेस किया। रसखान थे, जो सवैया और छंद दोनों में क्या थे, प्रसिद्ध सिद्ध थे। घनानंद की भाषा किस भाषा कवि हैं? पलाली ब्रज भाषा का ही होना चाहिए। जितने उधर मिले थे सब लोग ब्रज भाषा वाले ही मिले थे। 90 का बी हो जाएगा, 90 का बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ है? भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ है भानुमति का टैची, भानुमति का संपत्ति, अनावश्यक। अब देखिए बी छोड़कर ए सी बी में से, ए सी डी में से गेस कीजिए, तीनों में से 91 का। लेकिन इसमें इसका बी दिया है, एक बार फिर से मिला लेता हूँ। 91 का मुहावरा एक बार पढ़ लीजिएगा। ये तो मुहावरा तो मुझे पहली बार दिख रहा है। 91 का बी दिया है, तो बी के साथ चलेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें अभी तक गलत नहीं दिया है। ग्रामर में भी थोड़ा इसका मिस्टेक दिख रहा है, लेकिन हिंदी बुक वाला क्वेश्चन में तो बिल्कुल गलत नहीं दिया है, सब सही दिया है। चलिए, अज्ञान शब्द क्या है? तो जिसके पास ज्ञान नहीं होगा तो ज्ञान नहीं हो जाना चाहिए। 92 का सी, 92 का सी होना चाहिए। 92 का सी दिया है बिल्कुल। जहाँ पर क्योंकि नहीं की भावना आती है उसको नहीं समझ बोलते हैं। निम्न में भाववाचक संज्ञा है। भाव कहाँ होता है? देखिए, नदी तो भाई जाती है, पहाड़ जाती है, आराम तो व्यक्ति है, तो बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। चलिए, अच्छा अब सही हुआ। बहादुर शीर्षक कहानी में निर्मला कौन थी? भाई तो लेखक की पत्नी थी ना, लेखक की पत्नी थी निर्मला। 94 का बी होगा, बिल्कुल सही दिया है, एक भी गलत नहीं मिल रहा है बुक वाला क्वेश्चन। आशा दीवार किस कवि की रचना है? चलिए अब बताइए, आशा दीवार किस कवि की रचना है? ये अभी हमने कविता में पढ़ा था, इतना मैं गेस कर रहा हूँ कविता का है। अब बताइए। अब तो गुरु नानक की, किसकी? गौर नानक की। किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते थे? गांधी जी हैं भाई, महात्मा गांधी जी हैं। गुरु नानक पंजाबी के अलावा किस भाषा में कविताएं लिखे थे भाई? तो पंजाबी के अलावा हिंदी में लिखे थे वो। और संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो रसखान, प्रेमघन। बताइए जल्दी, फटाफट बताइए। तो चलिए, रसखान थे। और प्रेमघन किसके थे? ये राम के भक्त, ये कृष्ण के नहीं थे। रसखान की रचना काल क्या था? तो शाहजहाँ का शासनकाल, जहांगीर का शासनकाल, तो सर जहांगीर वाला था। और उनको उसी समय उनका आकर मार दिया था नादिर सिंह के सैनिकों ने। नादिर सिंह का कल आपको दिखाया था जीवनी में, इसके पहले वाला वीडियो में। 99 का बी हो जाएगा, 99 का बी दिया है। चलिए, आखिरी क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उस चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है, इसका चित्रण किया है घनानंद। तो ये घनानंद ही हो जाएंगे। 100 का ए, बिल्कुल 100 का है। चलिए, लेकिन हम लोग इतना पर नहीं रुकेंगे। अब सब सब्जेक्टिव आप खुद से करिएगा, इसी में से पढ़ के इसका आंसर देना होता है ना भाई, बहुत आसान चीज़ होता है। इसको 2 बार पढ़िए, इसका आंसर खोजिए, मिल जाएगा। ये क्वेश्चन जरूर ट्राई करना चाहिए आपको। आपको सिर्फ फर्स्ट डिवीजन पर नहीं रुकना है, सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव सही करके फर्स्ट लेकर खुश नहीं होना है। आपको एक अच्छा स्कोर करना है, तो उसके लिए आपको सब्जेक्टिव का भी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके ही आना है। चलिए, इसलिए मैं आपको थोड़ा यहाँ पर रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ कि बच्चे के पास क्वेश्चन बैंक है तो अच्छी बात है। और कोई बच्चा सिर्फ ऑब्जेक्टिव रिवीजन करने आया था, उसका भी काम बन जाएगा यहाँ पर। उसका ऑब्जेक्टिव भी रिवीजन हो गया और उसको कुछ ना कुछ तो यहाँ सब्जेक्टिव वही नज़र पड़िए गया होगा। चलिए, अब जो बुक के क्वेश्चन आंसर है इसको देख लीजिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर आपका ये होता है फिनिश। ये आपका आंसर की था, सही दिया है, बहुत अच्छा काम किया टारगेट वाले ने। तो ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि बच्चे देखिए बहुत सारे बच्चे बहुत इस पर निर्भर होते हैं, जो तर बुक नहीं पढ़ पाते हैं तो गाइड पे बहुत सारा भरोसा करते हैं। तो बच्चे मेहनत से याद भी करें और सही ना मिले तो दुख की बात होती है। चलिए ठीक है, तो रहने देता हूँ इस लेक्चर को इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अब 2020 तक, अब आपको ऑब्जेक्टिव कम मिलेगा, क्योंकि अब 21 खत्म हो गया ना। 20 से तो बहुत कम कम पूछा गया था। अब वही 60 वाला है, गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। अब चाहेंगे तो हम लोग 2-2 सीट का एक ही दिन में लपेट सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।
खूब मेहनत कीजिए, जम के पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपको डरना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ मेहनत करते रहना है और कुछ नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।